स्टार्ट। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन के अंदर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नीट और जेई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, इसके बिना काम नहीं चलने वाला आधारभूत गणित, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेसिक मैथमेटिक्स। और दिस इज लेक्चर नंबर 3, ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोण के बारे में पढ़ा था, हमने कोण के रूपांतरण के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से कोण को आप डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करते हो। तो अच्छे खासे हथियार हमने इकट्ठे किए थे, ठीक है ना। फिर हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के बारे में बात करी थी, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। आज वहां से कहानी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट हथियारों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार कमेंट्स के अंदर आप सारे के सारे बच्चे जरूर एक चीज लिख देना, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं लिखने के लिए, वो है हैशटैग। अच्छा, ये हैशटैग यूज अपन करते हैं ताकि ये जो चीज है वो इंटरनेट के ऊपर कहीं भी कोई भी मेंशन कर रहा हो तो एक साथ आ जाए, है ना। तो ये हैशटैग लेट्स स्टार्ट, मैं पहले रीस्टार्ट लिखता था, अब आजकल स्टार्ट लिखने लग गया, ठीक है। नीट 2025, ठीक है, नीट 2025। सर ऐसा क्यों? इंग्लिश मीडियम वाले बैच में तो आप लेट्स रीस्टार्ट लिखते हो, यहाँ पे लेट्स स्टार्ट लिख रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जब 12th क्लास तक पढ़ाई करते हैं ना, तो पूरा फोकस उनका बोर्ड के ऊपर होता है। यानी कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम नीट की तैयारी कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई लेट्स स्टार्ट, राइट। शुरू करते हैं हमारी नीट की तैयारी, लेक्चर नंबर 3। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, 2 बैच हमारे ऐप के ऊपर आ चुके हैं। अब सर ऐप कहां पर आ चुकी है ये आप पूछेंगे, तो बेटा ऐप अगर अभी आप सर्च करोगे तो शायद आपको नहीं मिलेगी प्ले स्टोर पर, क्योंकि बहुत इनिशियल फेज के अंदर है, राइट। उसको सर्च में आने में टाइम लगेगा, तो एक लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट हमारी ऐप पर पहुंच जाओगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। उस ऐप पर आपको 2 बैच मिलेंगे, एक मिलेगा आपको फाइटर बैच और एक मिलेगा आपको योद्धा बैच। सर दोनों में अंतर क्या है, ऐसे नाम से भी पता चल गया होगा, ठीक है। जो फाइटर बैच है वो इंग्लिश मीडियम का बैच है। इसका मतलब सर क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलोगे क्या? भैया आती नहीं है, ठीक है। ये जो बैच है इसके अंदर हमारे जो नोट्स है वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे? वो होंगे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। आपको जो नोट्स बनवाए जाएंगे यहाँ पर, यानी कि आप हमारे साथ साथ जो नोट्स बनाओगे वो इंग्लिश के अंदर बनाओगे, राइट। और जितने भी डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे, जितने भी टेस्ट आपको मिलेंगे, वो भी इंग्लिश के अंदर होंगे। तो गलती से भी कोई हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो है वो इस बैच को ज्वाइन ना कर ले। अब आप बोलोगे सर नहीं हमें तो हिंदी में पढ़ना है लेकिन हमारी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाए, तो आपके लिए है योद्धा बैच। क्यों? क्योंकि योद्धा बैच के अंदर जो नोट्स आपको बनवाए जाएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, मतलब हिंदी में भी होंगे और हर टर्म की आपको इंग्लिश भी बताई जाएगी, तो हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है भाई। तो आपकी ये समस्या दूर हो गई कि सर अभी तो हम हिंदी में पढ़ लेंगे, नीट फोड़ देंगे, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो क्या होगा। हम आपको तैयार करके भेजेंगे यार, चिंता मत करो, ठीक है ना। और जितने भी डेली प्रैक्टिस पेपर्स होंगे और जितने भी आपके टेस्ट वगैरह होंगे वो भी सब हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर होंगे, क्योंकि नीट के अंदर भी ऐसा ही होता है ना। नीट के अंदर भी ऐसा ही होता है, आपका जो पेपर है उसमें एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन लिखा होता है, एक तरफ इंग्लिश में। और ये भी लिखा होता है कि अगर भैया इंग्लिश के अंदर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो और हिंदी में अगर कुछ अलग लिखा हुआ हो तो इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा, उसको ऑथेंटिक माना जाएगा। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो योद्धा बैच ज्वाइन करें, क्योंकि इस बैच के अंदर एक्चुअल में मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि शायद इंडिया के अंदर जो बेस्ट प्रिपरेशन करवाई जा रही है ना नीट की, वो इस बैच के अंदर करवाई जा रही है हिंदी मीडियम के बच्चों को। जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब फर्जी हैं, खुलेआम बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। हिंदी मीडियम का माहौल मुझे पता है कि वहां पर कैसे बच्चों को ठगा जाता है, ठीक है। तो घोषणा कर दो कि भैया हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो योद्धा बैच से पढ़ेगा। अब सर पढ़े कैसे? ऐप आपने बता दी, इस बैच को ज्वाइन कैसे करें? तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसा मतलब अमेजन के ऊपर शॉपिंग वगैरह करते हैं वैसा कुछ नहीं करना आपको एक मैं नंबर दे रहा हूं, आपको तो बस उस नंबर के ऊपर कॉल करना है, ठीक है। सीधा आप उस नंबर के ऊपर कॉल करोगे तो हमारी टीम से आपकी बात होगी और
फेज था यहाँ पे यार, ये वाला, ठीक है। तो 7023461110 इस नंबर पे आपको कॉल करना है। तो इस नंबर पे क्या है, हमारी टीम से या फिर हो सकता है मुझसे ही आपकी बात हो जाए। अब हमारा मकसद ये है कि पहले आपकी योग्यता जांची जाए कि भाई आप हमारे बैच के अंदर, क्योंकि हम बहुत सीमित मात्रा के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं इस बैच के अंदर, राइट। तो हर किसी को नहीं दे सकते यार ये वाला बैच। तो अगर आप सच में डिजर्व करते हो देन यू विल बिकम पार्ट ऑफ दिस बैच, राइट। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, थोड़ा हम आपके बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद में आपको मौका मिलेगा हमारे इस बैच का हिस्सा बनेगा, राइट। चलो ये तो हो गई कहानी बैच वैच की। अब आज शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक समकोण त्रिभुज लेते हो, ठीक है, तो आपको कुछ त्रिकोणमितिक अनुपात वहां पर बनते हुए नजर आते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा अपन एक बार के लिए बात कर लेते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं अपन यहां से, ठीक। तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं पहले। तो ये भैया हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, सबको पता होगा, जिसकी दो भुजाएं आपस में परपेंडिकुलर लंबवत होती हैं, वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। तो ये जो समकोण त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण हो गया 90 डिग्री। और अगर मैं इस कोण की बात करूं थीटा, तो इसके लिए सामने वाली जो भुजा है वो कहलाएगी लंब। इसको मैंने शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया था एल से। ये जिस भुजा के ऊपर बना हुआ है ये कहलाएगी आधार। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया था शॉर्ट में कैपिटल ए से। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम फिक्स होता है, उसको बोला जाता है कर्ण। इसको हमने रिप्रेजेंट किया था के से। अंग्रेजी में कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनस, आधार को बोला जाता है बेस और लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर। नाम ध्यान रख लो, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बने थे, कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात यहां पर बने थे। तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा का मतलब क्या होता है। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, ये होता है लंब बटा आधार। एक चीज नोटिस करो, अगर आप इसको इससे विभाजित कर दोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। यानी कि आपको एक और चीज पता पड़ गई कि टेन थीटा जो होता है वही किसके बराबर होता है, वही साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। अच्छा, साइन को अगर आप उल्टा कर दोगे, टांगे ऊपर खोपड़ी नीचे, तो क्या बनता हुआ नजर आएगा, कॉसेक थीटा बनते हुए नजर आएगा। और ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। सिमिलरली यहां पर सेक थीटा आपको बनाना है, तो कॉस थीटा को आप इनवर्स कर दो, कर्ण बटा आधार। और इन दोनों को डिवाइड करोगे या टेन थीटा को आप उल्टा करोगे तो आपको बनता हुआ नजर आएगा कॉट थीटा आधार बटा लंब। यानी कि आप चाहो तो कॉट थीटा को आप कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा, या फिर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा भी लिख सकते हो। मैंने और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, बट एक बार ब्रीफ में हम लोगों ने रिवाइज कर लिया कि पिछली क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल बहुत खास है यार, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ना कुछ खास एंगल्स के बारे में भी आपको बात करेगा और उसको फिर आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो एक खास त्रिभुज हम लोग यहां पर लेते हैं। तो ये दोनों एंगल्स जो है फिजिक्स के अंदर आपको दिखते रहते हैं और इनकी जो वैल्यूज है वो आपको याद हो जाएंगी इस ट्रायंगल के माध्यम से, राइट। देखो ध्यान रखना क्या चमत्कार होता हुआ नजर आएगा। एक समकोण त्रिभुज में ले रहा हूं, है ना, और ये जो समकोण त्रिभुज है ये कोण हो गया इसका 90 डिग्री। इसका जो कर्ण है, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है, वो है 5 इकाई। अब ये सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, फीट में हो सकती है, ठीक है ना। और ये वाली जो भुजा है ये है 3 इकाई की। और संयोगवश, हमेशा ऐसा नहीं होगा, सुन लो मेरी बात, संयोगवश, आपको नहीं बोल रहा संयोगवश ऐसा है कि 5 और 3 इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण भी 5-3 मतलब 53 डिग्री होता है। संयोगवश है। अब देखो बच्चे कैसे दिमाग लगाते हैं। इसकी जो तीसरी भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी 4 इकाई की। बच्चों को होती है रटने की आदत, और कई बच्चों को एक और आदत होती है कि भैया हम टीचर की नजरों में छा जाएं।
तो मैंने अभी अभी क्या बताया कि यहां पर भुजा है 5, यहां पर भुजा है 3, दोनों के बीच में बनने वाला कोण हो गया 53। तो मैं पूछता हूं कि बताओ ये वाला कोण कितना होगा। तो बच्चे दिमाग लगाते हैं, ये भुजा है 5, ये भुजा है 4, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना हो जाएगा 54 डिग्री। भाई मैं बोल रहा हूं संयोगवश, हमेशा ऐसा नहीं होता। और एक चीज तो आपको पता होगी ना कि अगर ये कोण 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए ना। तो ये 54 तो हो ही नहीं सकता। आप 90 में से 53 को माइनस करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि यहां पर, तब आपको जाके पता चलेगा कि यहां पर ये वाला जो एंगल है ये आखिर में कितना होना चाहिए। तो यहां पर ये एंगल निकल के आएगा 37 डिग्री। अब आप लोगों को जवाब देना है। पहले तो आप मुझे बताना कि अगर 37 डिग्री के लिए बात करी जाए, 37 डिग्री के लिए बताना मुझे, अगर 37 डिग्रीज के लिए बात करी जाए तो आप मुझे बताओ कि कर्ण जो है वो कौन सी भुजा होगी। तो आप बोलोगे सर कर्ण तो फिक्स होता है ना यार, सबसे बड़ी वाली भुजा, तो कर्ण हो जाएगा यहां पर 5 इकाई वाला, राइट। सर 37 डिग्री के लिए लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, लंब। तो आप सोच के देखो 37 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है। तो 37 डिग्री के सामने वाली भुजा है ये 3, तो 3 इकाई वाली भुजा बन जाएगी लंब। और कोई पूछे आधार कितना होगा 37 डिग्री के लिए, तो आधार हो जाएगा, यहां पर आप देखोगे 37 डिग्री किस भुजा के ऊपर बना हुआ है, 4 इकाई वाली भुजा के ऊपर बना हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका आधार। लेकिन अगर मान लो मैं सवाल बदल देता, मैं आपसे पूछता कि बताओ 53 डिग्री के लिए कर्ण कितना होगा, तब आपका आंसर क्या आता। तो सर कर्ण में तो खैर कोई भी संशय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा तो यहां पर 5 इकाई वाली ही रहने वाली है, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर मैं पूछूं कि बताओ लंब कितना होगा, परपेंडिकुलर, तो आप देखो 53 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, 4, ठीक है। तो यहां पर लंब हो जाएगा आपका 4 इकाई का, राइट। और कोई पूछे आधार कितना है 53 डिग्री के लिए, तो आधार हो जाएगा 53 डिग्री बना हुआ है 3 इकाई वाली भुजा के ऊपर, तो 3 हो जाएगा आधार। मुख्य बात यहां से क्या समझी आपने कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है, ठीक है। आधार कौन सी भुजा को माना जाएगा और लंब कौन सी भुजा को माना जाएगा, यह डिपेंड करता है कि आप किस कोण के बारे में बात कर रहे हो। जिस कोण के बारे में बात कर रहे हो उसके सामने वाली भुजा लंब, और जिस भुजा पर वो बैठा है वो हो जाएगी उसका आधार। ये आपको यहां से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आपसे कोई पूछे कि बताओ साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, तो सर साइन का मतलब आपने बताया था लंब बटा कर्ण, तो 37 डिग्री की बात कर रहा हूं। तो 37 डिग्री के लिए लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5। आसान है। अब ये वैल्यू आपको याद भी रख लेनी है भाई, ये काम आती है बहुत ज्यादा, है ना। फिर कोई पूछे कि बताओ cos 37 कितना होगा, तो सर cos का मतलब होता है आधार, तो आधार है 37 के लिए 4 और कर्ण कितना है यहां पर 5 है। कोई पूछे बताओ tan 37 डिग्री कितना होगा, तो सर tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो लंब यहां पर दिखाई दे गया 3 और आधार यहां पर दिखाई दे गया 4। अगर कोई पूछे कि बताओ cot 37 डिग्री कितना होगा, तो tan को उल्टा कर दो, टांगे ऊपर सिर नीचे। अगर कोई पूछे sec 37 डिग्री कितना होगा, तो cos को उल्टा कर दो, 5/4 आ जाएगा। कोई पूछे cosec 37 कितना होगा, तो अगेन साइन को आप उल्टा कर दो, तो 5 आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। एक बार फिर से वेरीफाई करो, कल हमने पढ़ा था कि साइन और cos जो होते हैं ना वो हमेशा लेस देन 1 होते हैं। अब नोटिस करो साइन जो है वो भी लेस देन 1 है, 3/5 करोगे तो 1 से छोटा मिलेगा। कॉस जो है वो भी लेस देन 1 है, 4/5 करोगे तो 1 से कम मिलेगा। हाँ, tan और कॉट जो है वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकते हैं। सेक और कॉसेक जो होते हैं वो हमेशा 1 से बड़े होते हैं। देख लो 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी 1 से बड़ा मिलेगा, और 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी 1 से बड़ा मिलेगा, ठीक है।
अच्छा सर, ये तो 37 डिग्री की बात हो गई, अगर हम 53 डिग्री की बात करते तो क्या होता? चलो यहीं पे लिख देते हैं अपन। ठीक है, आ जाओ। अगर मान लो आपसे पूछा जाता कि बताओ साइन 53 डिग्री 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो अब फॉर्मूला तो वही है, लंब बटा कर्ण, बट अब की बार 53 डिग्री के लिए जो लंब है उसको आपको कंसीडर करना है, दैट इज 4। तो यहां पर आप 4 को डिवाइड कर दोगे किससे? 5 से। फिर कोई पूछे बताओ cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो cos के लिए आधार कितना है 53 डिग्री के लिए? 3/5। एक नोटिस करो चीज कि जो वैल्यू यहां थी साइन 37 के पास में, वो यहां आ गई cos 53 के पास में। अभी देखेंगे अपन इसको, ठीक है ना। जो वैल्यू यहां थी वो यहां पर आ गई, तो साइन और कॉस में ये पूरक कोण का एक संबंध पाया जाता है। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बार यहां पर उदाहरण आपको नजर आ गया होगा, है ना। इसी तरीके से इन दोनों में भी पाया जाता है कि अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि बताओ tan 53 डिग्री कितना होगा, तो सर tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो लंब है 4/53 के लिए, आधार है 3, तो यहां पर आ जाएगा 4/3। मतलब ये वाली वैल्यू उधर चली गई, तो अब ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी, मतलब cot 53 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3/4। इसी तरीके से sec 53 डिग्री हो जाएगा आपका, cos का उल्टा कर दो 5/3, और cosec 53 डिग्री जो होगा साइन का उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 5/4। एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां से क्या नजर आई? हमें यहां से ये नजर आ गया कि सर साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। कैसे भाई? जैसे थीटा की जगह तुम 37 डिग्री रखो, तो यहां पर तो सीधा सीधा कॉस 37 आ जाएगा, और यहां पर 37 रखोगे तो 90 में से 37 चला गया, कितना आ जाएगा? 53। तो ये हथियार क्या कहना चाह रहा है कि साइन 53 और कॉस 37 आपस में बराबर है। देख लेते हैं झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। देखो, साइन 53 4/5 और कॉस 37 4/5। सही बात है यार, चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर यहां पर मैं थीटा की जगह 37 रखता तो यहां पर आ जाता साइन 37, और 90 में से 37 चला जाता तो कितना बचता? 53। ये वाला हथियार क्या कहना चाह रहा है कि कॉस 53 डिग्री जो होगा वो साइन 37 के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, देख लो आप, कॉस 53 कितना है? 3/5, साइन 37 कितना है? 3/5, दोनों आपस में इक्वल है। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, अगर आप इस वाले कोण को और इस वाले कोण को उठा के जोड़ोगे, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 90 बचेगा ना। ऐसे कोण कहलाते हैं पूरक कोण। आपको जानने की और ऐसे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, बट ये रिलेशन ध्यान रख लेना, ठीक है ना। सिमिलरली सेम रिलेशन पाया जाता है टेन और कॉट में। अगर आप टेन 90 माइनस थीटा निकालोगे तो अपने आप क्या मिल जाएगा? आपको कॉट थीटा मिल जाएगा, और अगर आप कॉट 90 माइनस थीटा निकालोगे तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगा? टेन थीटा मिल जाएगा। एंड सिमिलर रिलेशन एग्जिस्ट करता है कॉसेक और सेक के बीच में। अगर आप कॉसेक 90 माइनस थीटा निकालोगे आपको सेक थीटा मिल जाएगा, और अगर आप सेक 90 माइनस थीटा निकालोगे तो आपको कॉसेक थीटा मिल जाएगा। ये सब चीजें आप यहां से वेरीफाई कर सकते। तो ये जो पेज पर मैंने एग्जांपल करवाया है, काफी सारी चीजें सिखा गया। तो मैं एक बार के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने आ गया किसी ट्राइंगल के, ठीक है, और साथ ही साथ में तुम्हें ये एक पावरफुल हथियार भी पता पड़ गया। इसके बारे में अपन और बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये जो ट्राइंगल है ये स्पेशल ट्राइंगल के तौर पर आपको याद भी रखना है, ताकि आप 37 डिग्री और 53 डिग्री की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है सर, अच्छा है, बहुत बढ़िया। अब देखो एक और तरीके का सवाल आता है जो कि अक्सर मतलब बच्चों को बड़ा कंफ्यूज सा कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी, है ना, एक स्पेशल एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं, और ये बहुत अच्छे से सीखना बेटा। आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा, कोई भी एक, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसके अंदर कोई एक, ठीक है, रेशियो आपको गिवन होता है। कोई एक रेशियो आपको गिवन मतलब दिया जाता है, और
बाकी के सारे आप लोगों से क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लो, ठीक है, ये आपसे पूछे जाते हैं। एक दिया जाता है और बाकी के पूछे जाते हैं। अब इनके बीच में फॉर्मूले हैं, बट अपन लंबे मेथड पर थोड़ी ना जाएंगे यार, अपन शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। एक दिया हुआ हो और जरूरत पड़ रही हो बाकी सारे की, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है ना। तो देखो उदाहरण से समझते हैं अपन इसको, कि मान लो उदाहरण के तौर पर हमें दिया गया है साइन थीटा। कितना दे दिया गया है हमें साइन थीटा दे दिया गया है, एक बार के लिए 3/4 दे दिया गया है। कुछ भी रैंडम ले रहा हूं, बस हाँ एक से छोटा होना चाहिए, तो हाँ 3/4 एक से छोटा है, चलो ठीक है बढ़िया। ये आपको दिया हुआ है साइन थीटा 3/4। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ कॉस थीटा कितना होगा, बताओ टेन थीटा कितना होगा। और अगर कॉस थीटा टेन थीटा आपने निकाल लिया तो फिर सेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, वो तो निकाल ही लोगे। मतलब बेसिकली ये दो निकालना सीख लेते हैं। सर कैसे निकालेंगे यार, ये तो थोड़ा सा उलझा हुआ है और ये बहुत काम आता है भाई फिजिक्स के अंदर, ध्यान रखना। तो आप नोटिस करो ये जितने भी अनुपात हैं, ये जितने भी रेशियो हैं, आए कहां से हैं, समकोण त्रिभुज से आए हैं ना। तो चलो अपन एक काम करते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर आ जाओ, ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया है यहाँ पर, ठीक है भाई, ये हो गया 90 डिग्री वाला कोण। अच्छा साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब। तो ये 3 जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, लंब को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो 4 है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, कर्ण को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब अगर आप यहां पर रखते हो थीटा को, तो थीटा के लिए जो लंब है वो कितना हो जाएगा, 3 इकाई का। और थीटा के लिए जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है वो कितना हो जाएगा, 4 इकाई का हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय पता है सबको, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर हम अपनी चिर परिचित जानी पहचानी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। आई होप सब लोगों ने पढ़ रखी होगी, जिसने भी नहीं पढ़ी उसको एक छोटा सा काम करना है मेरा, जिसको भी मान लो ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता, उसको एक छोटा सा काम करना है। आपके घर में मटका रखा होगा, उसमें से थोड़ा सा पानी निकालना है ऐसे हथेली पे, और उसको ऐसे सूंघ के, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जिसने नहीं पढ़ रखी वो ये काम कर लेना, ठीक है। खैर आई होप सब लोगों ने पढ़ रखी होगी, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, इसका अपन उपयोग करते हैं। ये क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है भाई। यानी कि 3 चीजें हैं, 3 में से कोई सी भी 2 मिल जाएगी ना, तीसरी अपन निकाल लेंगे। जैसे अपनों को यहां पर क्या मिल गया, लंब मिल गया, यहां पर कर्ण मिल गया, और हमें क्या निकालना है, आधार। गायब है ना, तो चलो अपन आधार निकाल लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। और आधार हमें यहां पर ढूंढना है, तो आधार का स्क्वायर यहां पर एज इट इज रखा हुआ है। 9 को अपन इधर भेज देते हैं, तो 16 में से 9 चले गए तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो 7 हो जाएगा हमारे आधार के स्क्वायर के बराबर। यानी कि आधार जिसको आप ढूंढ रहे थे, जिसकी कमी थी यहां पर, वो हो जाएगा यहां पर √7। और एक बार आपके पास में आधार आ गया ना, ये चीज अगर आपके पास में आ गई कि ये √7 है, तो फिर तीनों भुजाएं आ गई आपके पास में। आप अब कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछता कि बताओ कॉस थीटा कितना है, तो कॉस थीटा होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है यहां पर, सर आधार है √7, और कर्ण कितना है सर 4। आ गया आंसर। कोई पूछता टेन थीटा कितना होगा, तो ये होता है लंब बटा आधार। तो आधार की तो ही कमी थी आपके पास में यार, वही तो हम पूरी कर रहे हैं इस योद्धा बैच के अंदर, ठीक है ना। एक मजबूत बेस बना रहे हैं ताकि आप बड़ी आसानी से मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच जाओ। मिल गया आधार, हमें काम हो गया हमारा। तो लंब कितना है यहां पर 3, और आधार कितना है यहां पर √7, तो 3 डिवाइडेड बाय √7, ये आपके टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोई भी एक दिया हुआ हो और बाकी के 2 पूछे जाएं,
हमेशा आपको यही करना है, हमेशा। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं, फॉर्मूले वगैरह हैं वो सब बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, बट मुझे पसंद नहीं है वो, ठीक है ना। तो आपको वो काम नहीं करना, आपको हमेशा ट्रायंगल बना लेना है, तीसरी भुजा फिगर आउट कर लेनी है, और फिर उसके बाद में आप कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हो। तो आपको एक ही बार में सारे रेशियो पता पड़ जाएंगे, अदरवाइज फिर आपको अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल एग्जाम्पल जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां तक एक बार सब कुछ समझ में आया, नहीं आया वो मुझे एक बार कमेंट्स के अंदर बताओ फटाफट से, जल्दी से। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो क्लास लाइव है ही नहीं, ये तो प्रीमियर हो रही है, तो हम कमेंट कर भी देंगे तो कौन सा आप हमारे कमेंट्स पढ़ने वाले हो। भाई प्रीमियर को मैं भी तो देख सकता हूँ ना ऑडियंस के तौर पर, तो मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूँ, है ना। जब भी मेरी कोई क्लास प्रीमियर होती है तो उसको आप लाइव ही मान के चलना। आप कोई भी सवाल भी पूछोगे ना कमेंट्स के अंदर तो मैं जवाब देता हुआ मिलूंगा आपको वहां पर, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझ लेना कि सर यहाँ पर हमारे साथ में प्रेजेंट नहीं है, ठीक। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आप लोगों से करवाना चाहूंगा। तो एक सवाल आप लोगों को करना है, सारे बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए कमेंट्स के अंदर। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। मान लो आपको दिया गया है, आपको दिया गया है सेक थीटा, और सेक थीटा आपको कितना दे रखा है, एक बार के लिए अपन ले लेते हैं इसको 4/, सेक थीटा अपन ले लेते हैं, कुछ अच्छा सा बनाते हैं कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, तो 3 और 6, ठीक है। तो ये ले लेते हैं अपन 3 और 6, सेक थीटा अपनों को बनाना है 3 ले लेते हैं एक बार के लिए, चलो ठीक है। मतलब 3 को आप 3/1 भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। बट हाँ ये ध्यान रखना सेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा होता है ना। तो मेरे को सेक थीटा गिवन है, खैर आपको तो सोचना ही नहीं है ना, ये तो खैर मैं सवाल बना रहा हूं इसलिए सोच रहा था, ठीक है ना। जो सवाल बनाने वाला होगा वो ऑलरेडी इस चीज का ध्यान रखेगा कि सेक थीटा जो दिया जाए आपको 1 से बड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है या फिर आपको काम पड़ रहा है, किससे काम पड़ रहा है सवाल के अंदर, फिजिक्स, देखो फिजिक्स में नॉर्मली ये सवाल तो आएगा नहीं, ये काम आएगा सवालों के अंदर, ठीक है ना। तो आपको किससे काम पड़ रहा है, आपको कॉस थीटा से काम पड़ रहा है। अब वही वाली बात, बच्चे बोलेंगे सर जल्दी से एक बार ट्रायंगल बना लेते, अरे भाई कॉस थीटा के लिए ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, कॉस थीटा तो हमें वैसे भी पता है सेक थीटा का उल्टा होता है, मतलब 1/सेक थीटा, तो इसमें तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अगर आपसे पूछा जाता कि बताओ साइन थीटा कितना होगा, तो सेक थीटा के अंदर आते हैं आधार और कर्ण, और साइन थीटा के अंदर आते हैं लंब और कर्ण, और लंब तो हमें पता नहीं है, तब हमें त्रिभुज बनाना है। तो यहां पर अपन एक त्रिभुज बना लेंगे फटाफट से, ठीक है। हमें दिया हुआ है ये एंगल है 90, और इसको मान लेते हैं एक बार के लिए थीटा, सेक थीटा गिवन है, इसको आप लिख सकते हो 3/1, सेक का मतलब होता है कर्ण, और ये 1 हो जाएगा आपका आधार, कर्ण बटा आधार, यही तो होता है सेक थीटा। यानी कि आपको कर्ण कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, लंब मिसिंग है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। चलो आ जाओ यहां पर, पाइथागोरस भाई साहब जी को बुलाओ, और जल्दी से कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब जो कि आपको ज्ञात करना है उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, प्लस यहां पर आ गया लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर 9 में से 1 चला गया, बच गया 8, यानी कि लंब कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा, जिसको आप प्यार से भाई 8 को आप 4×2 भी तो लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 4×2। अब 4 तो चालाक है, चतुर है, रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के, लेकिन जो 2 है वो बेचारा फंसा रह जाएगा, तो इसको आप 2√2 ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लंब, जो चीज आपको चाहिए थी वो चीज आपको मिल गई, 2√2 ये आपको मिल गई, ठीक। तो
पता है मैं एक बार है ना बहुत बदमाश बच्चों के बैच को पढ़ा रहा था, और मैं थोड़ा सा भोला वाला इंसान हूं, तो वहां पर मैं यही टॉपिक पढ़ा रहा था और कोइंसिडेंटली ऐसे 2√2 कुछ बन रहा था, राइट। तो बच्चे थे बदमाश, नोटिस किया जब भी 2√2 आता था ना क्लास के अंदर, तो बच्चे गाने लग जाते थे, ये काली काली आंखें। मैं समझता ही नहीं था यार ये क्यों गा रहे हैं यार। मुझे बहुत बाद में पता चला जब एक मैंने शाहरुख खान का गाना सुना, उसके अंदर ये ऐड होता है। अब आप समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूं। एक बार कमेंट्स के अंदर मुझे बताना किस किस को ये चीज समझ में आई। मुझे भी बहुत लेट समझ में आई थी, ठीक है ना। बट काली काली आंखें, फिर उसके आगे आता है 2√2 2√2। देखना एक बार आप गाने को, ठीक है ना। खैर ये चीज आप लोगों को यहां पर बहुत काम आने वाली है। तो साइन थीटा अब आप निकाल सकते हो। साइन थीटा किसके इक्वल होता है सर? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब हमने निकाल लिया बड़ी मेहनत से 2√2, ठीक है। और कर्ण कितना है पहले से ही पता है 3। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे साइन थीटा की, राइट। अब तो कोई सा भी निकालने के लिए कहे, जैसे मान लो टेन थीटा निकालने के लिए कहता हमको, तो टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। अब सारी चीजें हमारे पास में है, लंब है आपका 2√2 और आधार है 1। अगर कॉट थीटा निकालने के लिए कहता तो ये होता है आपका आधार बटा लंब, यानी कि 1/2√2। तो एक दिया हुआ हो और बाकी सारे पूछे जाए तो आप इस फंडे का यूज कर सकते हो, आपका काम आसान हो जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा और आप करोगे नहीं, ये भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, भूल जाओगे तुम, ठीक है। बहुत सारे सवाल तुम इसीलिए छोड़ के आ जाओगे कि सर हमें तो साइन थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी और सवाल में सेक थीटा दे रखा था, ठीक है। कई बच्चे तो फिर आगे उल्टा हमको ही बोल देते हैं कि सर सवाल गलत था, कि सर सवाल हो ही नहीं सकता जब तक साइन थीटा ना दिया जाए। देखो सर सवाल में सेक थीटा दे रखा है। क्या समझाएं ऐसे बच्चों को? ध्यान रखना, बहुत काम आने वाली है ये चीज, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से, फिर यहां से बढ़ते हैं अपन आगे। राइट, चलो। तो सर हमें त्रिकोणमिति अनुपात तो निकालना आ गया यार ना, समकोण त्रिभुज से। अब कुछ कुछ एंगल ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बचपन में भी ये टेबल बनाते थे आप, अभी भी मैं बनवा रहा हूं, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट टेबल है और ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, याद होने का मतलब पता है बच्चे क्या मान लेते हैं? याद होने का मतलब बच्चे मान लेते हैं कि सर आप जो टेबल बनाने का मेथड बताओगे ना हमें, हम उस मेथड को याद रख लेंगे और हम भी एग्जाम्पल में जब भी जरूरत पड़ेगी टेबल बना लेंगे। नहीं, आपको जो टेबल में बनवा रहा हूं उसकी हर एक वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से याद होनी चाहिए जैसे तुम्हें अपना नाम याद है। सोच के देखो कि जब कोई तुमसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तो क्या तुम्हें सोचकर जवाब देने की जरूरत पड़ती है क्या कि यार मेरा नाम पापा ने क्या रखा था, बुआ जी ने क्या रखा था, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे? नहीं पड़ती ना। इतने सालों से तुम अपने नाम को सुनते आ रहे हो, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट आप तुरंत आंसर करते हो कि मेरा नाम रामलाल है, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों को इस टेबल के साथ में करनी है। मैं जब भी तुम्हें पूछूं कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो याद करने की जरूरत ना पड़े। ध्यान रखना, इट बिकम्स योर हैबिट। क्या बोलते हैं इसको, आपकी कौन सी मेमोरी बोलते हैं मैम? ऑटोमेटिक काम करती है जो परमानेंट मेमोरी में आ जाए, परमानेंट मेमोरी में आ जाना चाहिए आपके। जैसे आपका नाम है हिपोकैम्पस बोलते हैं उसको, राइट। हिप्पोकैम्पस वो होता है जो कन्वर्ट करता है शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म। तो देखो, बस ये काम ठीक कर है। ही जाएगा। तो आपको मैम और बताएगी इसके बारे में, ठीक है। तो देख लो भाई, हम सब आपस में एक दूसरे की क्लासेस अटेंड करते हैं ठीक है, चलो। और चुल्लू पर पानी भी ढूंढना पड़ता है। चलो आगे चलते हैं।
तो इंपॉर्टेंट टेबल बनाते हैं। देखो कौन कौन से एंगल्स है जिनकी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। तो हम 0 से शुरू करते हैं। तो एक तो 0 डिग्री की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, डिग्री से रेडियन में मैं कन्वर्ट करना सिखा चुका हूँ। 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद में 45 डिग्रीज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए फॉर ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 60 डिग्री याद होनी चाहिए, 90 डिग्री याद होनी चाहिए। और अगर अपन आगे चले जाएं तो 120 डिग्री भी आपको बहुत बनते हुए नजर आएगा, 180 डिग्री भी आपको बहुत बनते हुए नजर आएगा, और 360 डिग्री भी आपको बहुत बनते हुए नजर आएगा। ये 3 एंगल एक्स्ट्रा है, कम से कम 90 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, कौन कौन से? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहां पर आ गया साइन थीटा, यहां पर आ गया कॉस थीटा, यहां पर आ गया टेन थीटा, यहां पर आ गया कॉट थीटा, यहां पर आ गया सेक थीटा, और अंत में आ गया कॉसेक थीटा। ठीक, थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक, चलो सबसे पहले साइन थीटा वाली रो को फिलअप करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे साइन 0 के साथ में। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, फिर साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1 डिवाइडेड बाय 2। साइन 45 की वैल्यू हो जाती है 1 बाय रूट 2। साइन 60 की वैल्यू हो जाती है रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। जब साइन 120 पर पहुंच जाते हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। साइन 180 की वैल्यू हो जाती है 0, और अंत में साइन 360 की वैल्यू भी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। मतलब याद रखना, साइन के अंदर कोई सा भी इंटीग्रल ऑफ पाई दिखा, यानी कि साइन के अंदर कोई सा भी इंटीग्रल ऑफ 180 डिग्री दिखा। इंटीग्रल का मतलब होता है 180 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई, पूर्णांक से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू हमेशा आपको कितनी नजर आएगी? 0 नजर आएगी हमेशा। ये चीज आप नोट करना, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो 0 की वैल्यू भी 0 होती है, 180 की वैल्यू भी 0 होती है, 360 की वैल्यू भी 0 होती है, सब 180 के मल्टीपल है। अब कॉस की रो आपको बनानी है ना, तो 90 तक को अपन बनाते हैं। इसी रो को फ्लिप कर दो, मतलब 1 आ जाएगा यहां पर, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा यहां पर, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 रह जाएगा यहीं पर, 1 बाय 2 आ जाएगा इधर, और 0 आ जाएगा इधर। 120 के लिए स्पेशली आपको याद रखना है -1 बाय 2। 180 के लिए आपको स्पेशली ध्यान रखना है -1, और 360 के लिए अगेन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। याद होनी चाहिए पूरी की पूरी टेबल, ध्यान रखना। 10 का मतलब होता है साइन और कॉस को डिवाइड करना। तो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे, कितना बनेगा? 0। 1 बाय 2 से रूट 3 बाय 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 चला गया तो 1, और नीचे रह जाएगा रूट 3। ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे तो कट के आ जाएगा 1। 2 से 2 चला गया तो ऊपर बचा रूट 3 और नीचे बचा 1। तो इसको नीचे 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो? रूट 3 लिख सकते हो। फिर 1090 की वैल्यू बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 को 0 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, है ना, इनडिटर्मिनेंट होता है वो। लेकिन अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, उसको कहा जाता है इन्फिनिटी, अनंत कहा जाता है। ठीक है, तो ये 10 की वैल्यूज हो गई। 120 के लिए अगर आप ध्यान रखना चाहोगे तो 10 120 नेगेटिव होगा। अभी आपको पता पड़ जाएगा क्यों नेगेटिव होगा, ठीक है, और नेगेटिव रूट 3 के इक्वल हो जाएगा। 10 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 10 360 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। मतलब एक और चीज हमें यहां से समझ में आई कि 10 के अंदर पाई का कोई सा भी मल्टीपल हो, 10 के अंदर 180 का कोई सा भी मल्टीपल हो, वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 0 आती है। ठीक है भाई, तो ये चीज आप नोट करते हुए चलना। अब कॉट के लिए क्या करना है? इन वैल्यूज को उल्टा कर दो। तो 0 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। 1 बाय रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3,
1 का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, हिंदी में व्युत्क्रम बोला जाता है। यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा करोगे तो 0, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/√3, 0 का उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट, 0 का उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव इनफाइनाइट आएगा, बस इतना ध्यान रखना। बट ठीक है, इनफाइनाइट भी याद रख लोगे, चल जाएगा काम। टेक थीटा के लिए आप वैल्यूज को उल्टा कर सकते हो, तो कॉस 1 है तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1, √3/2 है तो उल्टा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3, ये है तो आ जाएगा √2, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 0 का उल्टा आ जाएगा इन्फिनिटी, -1/2 का उल्टा आ जाएगा -2, -1 का उल्टा -1 और 1 का उल्टा आ गया 1। एंड सिमिलरली कॉसेक थीटा की जो रो है वो भी आप फिलअप कर सकते हो, 0 का उल्टा हो गया इनफाइनाइट, फिर आ गया 2, फिर आ गया √2, देन 2 डिवाइडेड बाय √3, फिर उसके बाद में आ गया 1, फिर 2 डिवाइडेड बाय √3, 0 का उल्टा हो गया इनफाइनाइट और 0 का उल्टा हो गया इनफाइनाइट। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो पूरी की पूरी टेबल जो बनी, देखो मैं फिर बता रहा हूं, अपने अपने लेवल से कम यहां तक की टेबल तो सबको पता होनी चाहिए, 90 तक की, क्योंकि 90 से बड़े एंगल्स के बारे में मैं अभी आपको स्पेशली बताऊंगा कैसे आप निकाल सकते हो। मान लो याद नहीं है तो मैं याद इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये बार बार काम आते हैं। तो ये वाली जो टेबल है ना भाई, कम से कम इतना पोर्शन टेबल का आप लोगों को पता होना ही चाहिए, मतलब इसके अंदर तो कोई इफ एंड बट नहीं होगा, ठीक। हाँ ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो याद रख लो भाई, अच्छी खासी रैंक ला सकते हो, स्पीड बढ़ जाएगी, एक आध सवाल एक्स्ट्रा कर लोगे, उसमें आपके काम आ जाएगा। तो मैं इस लाइन को है ना बीच में अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। जो गरीब बच्चे, मतलब गरीब का मतलब असली गरीब नहीं, जो मतलब चाहते हैं कि भैया कैसे तैसे करके सिलेक्शन हो जाए, वो यहाँ तक की टेबल कम से कम याद रख लेना। और जो फोड़ना चाहते हैं नीट को, वो इन सारी चीजों को भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये एक टेबल बन गई, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज आ गई, और ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इनमें याद होने का मतलब ध्यान रखना, याद होने का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब भी कोई आपसे पूछे ना, सोचने की जरूरत ना पड़े, उस हद तक आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट से इस टेबल को, जब तक मैं इसको थोड़ा सा सजा देता हूं। सजा देता हूं, डबल मीनिंग है, मैं इसको सजा रहा हूं, ठीक है। क्यों हंस रहे स्टूडेंट्स? चलो मैं इसको सजा रहा हूं, सजावट कर रहा हूं, सजा नहीं दे रहा इसको, ठीक है ना, बस यही चीज है। चलो तो इसको फटाफट से नोट कर लो यार, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक रिक्वायर्ड होता है क्लास के बीच में, तो चलो ठीक है। तो ये टेबल आप लोगों को याद होनी चाहिए अच्छे से। सर यहां तक की बात तो ठीक है, मतलब ये तो हमें वैसे भी याद है, मतलब एक बार के लिए। इंटरेस्टिंग चीज इसके आगे आएगी, इंटरेस्टिंग चीज इसके आगे आएगी, और कुछ कुछ यहां पर भी आ गई होगी, कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आ गया होगा कि सर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, मतलब भाई हम रेशियो ले रहे हैं, किसका, भुजाओं का रेशियो ले रहे हैं, तो भुजा मतलब लंबाई, तो लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आज के लेक्चर की, इसको कहा जाता है चतुर्थांश। देखो हिंदी के शब्द जो है ना वो बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे मैंने त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, अपने आप में शब्द जो है वो पूरी मीनिंग बता रहा है कि भैया मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। सिमिलरली चतुर्थांश, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्वाड्रेंट, ठीक है। चतुर्थांश मतलब चतुर्थ अंश, चौथा हिस्सा। सर किस चीज का चौथा हिस्सा, ये जो आपके सामने स्पेस है ना, 2 डायमेंशनल स्पेस है, इसका चौथा हिस्सा। देखो कैसे, मान लो ये आपकी एक रेफरेंस लाइन है, आपको जब भी कोण बनाना है तो आपको 2 लाइंस की जरूरत पड़ती है ना, तो एक आपने फिक्स कर दी, ठीक है। अब दूसरी लाइन आप यहां पर भी खींच सकते हो, यहां पर भी खींच सकते हो, यहां पर भी खींच सकते हो, इधर भी जा सकते हो,
इधर भी जा सकते हो। तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अपने एंगल्स बना सकते हो। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल बना सकते हो। सर क्यों सर? हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, घड़ी की दिशा में भी तो जा सकते हैं। हम इधर भी तो लाइन खींच सकते हैं, ये बन गया एंगल। हम ये वाली लाइन खींचेंगे तो ये बन गया एंगल। हम ये वाली लाइन खींचेंगे तो ये बन गया एंगल। डिफरेंस क्या है दोनों में? हमें कैसे पता चलेगा कि जो एंगल बनाया गया है वो इस रेफरेंस लाइन से ऊपर बनाया गया है या फिर इस रेफरेंस लाइन से नीचे बनाया गया है? पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साइन कन्वेंशन, मतलब एक ऐसा नियम जो कि हम सब मानने वाले हैं, उसको बोला जाता है साइन कन्वेंशन। हिंदी में बोला जाता है इसको, साइन कन्वेंशन को चिन्ह परिपाठी। ठीक है, मतलब एक ऐसी परंपरा जिसको हम सब फॉलो करने वाले हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि अगर आप रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके एंगल बना रहे हो, इसको हिंदी में कहा जाता है वामावर्त दिशा। ठीक है, तो फिर जो एंगल बनेगा उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर आप घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज जाके एंगल बना रहे हो, इसको हिंदी में कहा जाता है दक्षिणावर्त दिशा। क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। तो फिर जो एंगल बनेगा उसको बाय कन्वेंशन नेगेटिव लिया जाएगा। ये चिन्ह परिपाटी हमें यूज करनी है। जैसे यहां से लेके यहां पर चले गए तो कितना एंगल बना? +30 एंगल बना। और इधर से इधर की तरफ चले गए उतनी दूरी पर तो कितना एंगल बना? -30। तो अब प्लस और माइनस से पता चल जाएगा कि हम किस तरफ जाकर एंगल बना रहे हैं। आ गया सबको समझ में? ठीक है, यहां तक कोई संशय? बताओ फटाफट से। चलो, पहली चीज तो ये। अब वापस से आएंगे अपन अपने चतुर्थांश वाली चीज के ऊपर। ये चतुर्थांश क्या भला है? ठीक है, तो बाकी मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा डायग्राम को, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं इसको। ठीक है ना? तो आप घड़ी के उल्टी दिशा में जा रहे हो, आपकी तरफ से देखना है आपको। ठीक है ना? मतलब आप देख रहे हो इसको कि हाँ यार मैं घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा हूं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और घड़ी की दिशा में जाता हूं तो नेगेटिव एंगल बनता है। पहली चीज, तो पहली चिन्ह परिपाटी हमने फिक्स कर ली। अच्छा सर, ये जो स्पेस है इसको भी हम 4 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। हम 0 से जा सकते हैं 90 डिग्री तक। ठीक है भाई, यहां पर थीटा कितना है? 0 है। और यहां पर पहुंचते पहुंचते एंगल कितना हो गया? यहां पर 90 डिग्री हो गया। एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, दोनों परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अपन साइड में खिसका लेते हैं, स्पेस मिल जाए अपनों को। ठीक है, अच्छा सर यहीं थोड़ी ना रुकेंगे अपन, आगे भी तो जा सकते हैं। तो आगे जाते जाते अपन कहां तक पहुंच सकते हैं? सीधा 180 तक पहुंच सकते हैं। तो थीटा यहां पर कितना है? 180 डिग्री। और आगे जाएंगे तो हम लोग पहुंच सकते हैं इस लाइन पर, यानी कि थीटा हो जाएगा और 90 ऐड कर दिया, मतलब 270। रोक कोई भी नहीं रहा। और आगे बढ़ोगे तो इसी को आप थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री कहने लग जाओगे। और आगे बढ़ोगे तो और 90 आप फर्दर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या करा, जो ये स्पेस है इसको 4 हिस्सों में विभाजित कर लिया। पहला हिस्सा 0 से 90 तक का, दूसरा 90 से 180 तक का, तीसरा 180 से 270 तक का, और चौथा 270 से 360 तक का। 4 हिस्से बन गए। इनको कहा जाता है चतुर्थांश, क्वाड्रेंट। तो ये कहलाता है आपका प्रथम चतुर्थांश, पहला। ठीक है, अब दूसरा जो चतुर्थांश है, तो हम लोग साइन कन्वेंशन ऑलरेडी बना चुके हैं कि हमें पॉजिटिव एंगल लेना है, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए आगे, राइट? तो हम लोग चतुर्थांशों की जो गणना है, जो इनकी नंबरिंग है, ठीक है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब घड़ी के उल्टी दिशा में आओ तो यहां पर पहुंच जाओगे, तो ये हो जाएगा आपका
द्वितीय चतुर्थांश, है ना, स्पेस का चौथा हिस्सा, ये यहां से इस वाले हिस्से में आओगे तो ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और यहां से अगर आप यहां पर आ गए तो ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा बोलना मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, चतुर्थ चतुर्थांश, है ना, ये थोड़ा वो राजाधिराज वाली फीलिंग देता है, चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। ठीक है, अब सर ये 4 हिस्सों में डिवाइड करने का फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि अब हमें ये पता चल जाएगा कि एंगल किस हिस्से में होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन क्या होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वाले के बारे में बात करते हैं अपन, 30 डिग्री के बारे में। सोच के देखो आप कि अगर आपका एंगल 30 डिग्री है तो सर यहां से लेके यहां तक जो हमने लाइन बना रखी है वहां से हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो आप सोचो कि अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था, ये आपकी धनात्मक एक्स अक्ष हुआ करती थी और ये आपकी ऋणात्मक एक्स अक्ष हुआ करती थी, ये धनात्मक वाई अक्ष और ये ऋणात्मक वाई अक्ष। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करो तो आप नोटिस करोगे कि यहां पर जो आधार बन रहा है वो पॉजिटिव साइड पर बन रहा है। तो आधार कैसा है, यहां पर पॉजिटिव है, और सर जो लंब बन रहा है वो भी पॉजिटिव साइड पर बन रहा है, तो लंब भी कैसा हो गया, यहां पर लंब भी पॉजिटिव हो गया। कर्ण ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर तीनों भुजाएं चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि तीनों भुजाओं में से कोई सी भी दो को लेके आप रेशियो बनाओगे तो वो रेशियो भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लो इस चतुर्थांश में आ जाते, इस चौथे चतुर्थांश में आ जाते आप, तो अब आप नोटिस करो कि सर अगर हम यहां से ऐसे लंब डालते, मान लो इस भुजा से, तो अब की बार आधार जो यहां पर बन रहा है वो तो पॉजिटिव है, आधार तो अभी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पे बन रहा है, बट लंब के लिए हमें जाना पड़ रहा है नीचे, यानी कि अब की बार जो लंब यहां पर बन रहा है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, कर्ण जो होता है वो हमेशा क्या माना जाता है, कर्ण को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक, तो आप सोच के देखो कि जो प्रथम चतुर्थांश है उसकी तो तीनों भुजाएं पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि सारे के सारे जो अनुपात हैं वो क्या होने वाले हैं, वो पॉजिटिव होने वाले हैं। लेकिन अगर आप चौथे चतुर्थांश के बारे में बात करोगे तो लंब के नेगेटिव हो जाने की वजह से जिस जिस अनुपात में आपको अकेला लंब नजर आता है, जैसे सर साइन में नजर आता है लंब बटा कर्ण, जैसे हमें कॉसेक में नजर आता है कर्ण बटा लंब, जैसे हमें टेन के अंदर नजर आता है लंब बटा आधार, और कॉट के अंदर नजर आता है आधार बटा लंब, जहां पर अकेला लंब आ रहा है वो सारे के सारे अनुपात क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ, अगर आप कॉस की बात करोगे तो कॉस में क्या आता है, लंब आता ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आधार और कर्ण आता है और ये दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर कॉस थीटा जो होगा और इसका व्युत्क्रम मतलब सेक थीटा, ये दोनों तो हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि आधार भी पॉजिटिव है और कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन जिन जिन में लंब आ रहा है, यानी कि साइन थीटा हो गया, यानी कि कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है, टेन थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया, इन सब के अंदर लंब आता है तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए आपके त्रिकोणमितिक अनुपात ऋणात्मक भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो एंगल है वो किस हिस्से में है, किस चतुर्थांश में है। ठीक है ना, तो अगर आप सेम दिमाग लगाओगे और ये आपके लिए होमवर्क है तो आप देखोगे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर लंब जो है वो तो पॉजिटिव बना रहेगा, ठीक है, बट आधार आपको अब की बार इधर आना पड़ेगा आधार बनाने के लिए ऋणात्मक दिशा में,
तो आधार क्या हो जाएगा यहां पर, नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा केस। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो इसका व्युत्क्रम है, ये दोनों तो हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि लंब पॉजिटिव है, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, दोनों पॉजिटिव है। और इसके अलावा बाकी सारे के सारे, जैसे कॉस थीटा हो गया, जैसे इसका उल्टा सेक थीटा हो गया, जैसे टेन थीटा हो गया, जैसे कॉट थीटा हो गया, ये सब हो जाएंगे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा में आता है आधार बटा कर्ण, आधार नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो गया। सेक में आता है कर्ण बटा आधार। टेन थीटा में आता है लंब बटा आधार, लंब तो पॉजिटिव है, आधार के नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव हो गया। कॉट थीटा में आता है आधार बटा लंब, आधार के नेगेटिव होने की वजह से ये भी नेगेटिव हो गया। और इसी तरीके से तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो भैया यहां पर लंब भी नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर आधार जो बनेगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। मैं बना के नहीं बता रहा वरना डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। भाई इस हिस्से में अगर आप हो तो इधर जाना पड़ेगा आपको ऋणात्मक दिशा में, और नीचे आना पड़ेगा, यानी कि लंब भी हो जाएगा ऋणात्मक दिशा में। तो लंब और आधार दोनों ही ऋणात्मक दिशा में। तो लंब के ऋणात्मक होने की वजह से साइन थीटा ऋणात्मक हो गया और कॉसेक थीटा ऋणात्मक हो गया, और आधार के ऋणात्मक होने की वजह से कॉस थीटा ऋणात्मक हो गया और सेक थीटा ऋणात्मक हो गया। तो ये तो सारे के सारे हो जाएंगे आपके, ये सारे के सारे हो जाएंगे नेगेटिव। टेन थीटा में लंब बटा आधार, तो लंब भी ऋणात्मक है और आधार भी ऋणात्मक है। जब भी एक ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से विभाजित करते हो तो रिजल्ट क्या आ जाता है, वापस से पॉजिटिव। तो इस चमत्कार के होने की वजह से टेन थीटा और कॉट थीटा तृतीय चतुर्थांश में आपको पॉजिटिव नजर आएंगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि सिर्फ आपको क्या बताना है कि किस त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव होगी। इसको अच्छे से सीख लो, क्योंकि अब खेल जो है वो गंभीर होने वाला है और मजा आने वाला है आपको। प्रैक्टिस करते हैं, बना जाओ। तो एक बार याद कर लो, पहले में सारे के सारे अनुपात पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। टेन और कॉट पॉजिटिव तृतीय में, बाकी सारे नेगेटिव, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं यार, है ना, तो उनमें से कोई सा भी एक तरीका आप अपना सकते हो। सभी का मतलब होता है ऑल, तो यहां से आपने ए उठा लिया याद रखने के लिए। फिर यहां पर साइन और कॉस पॉजिटिव है तो साइन का आपने क्या उठा लिया, एस उठा लिया। यहां पे टेन और कॉट पॉजिटिव है तो आपने इसका टी उठा लिया, इसका उल्टा करना है। ठीक है, और यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव है, मतलब कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक तो हो ही जाएगा, तो इसका आपने सी उठा लिया। ऐसे निमोनिक बोलते हैं अपन इसको ना, जो इन्फॉर्मेशन अपनों को याद करनी है उसका अपन एक छोटा कुछ वर्ड बना लेते हैं। तो यहां पर हमने बना लिया ए एस टी सी, इसको ए एस टी सी रूल आप बोल सकते हो। ठीक है ना, कि पहले चतुर्थांश में ऑल सारे के सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तीसरे में टेन और टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट, ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि किस चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा इसको भी कईयों को याद करने की जरूरत पड़ती है कि सर हमें तो ये ए एस टी सी ये ऑर्डर भी याद नहीं रहता, हम उल्टा कर देते हैं, ए टी सी एस कर देते हैं इसको। ठीक है ना, उसको भी याद कर लो। ऐसे एक इसका स्टेटमेंट बना लो, ऑल स्टूडेंट्स, आप सारे के सारे विद्यार्थी, अभी अभी आपने स्कूल को अलविदा कहा है, राइट। तो ऑल स्टूडेंट सारे के सारे विद्यार्थी कहां से, स्कूल से, अब कहां जाना चाह रहे हो, कॉलेज में जाना चाह रहे हो, मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे हो, राइट। तो ये एक स्टेटमेंट बना के, ये ऑर्डर भी आपको याद रह जाएगा, ए एस टी सी, मतलब ये ऑर्डर भी तो जंबल नहीं होना चाहिए ना यार, है ना। तो पहले में ऑल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, दूसरे में एस साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टी टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव।
ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये याद रखने के लिए है, बाकी अब इतने बड़े हो चुके हो कि इसकी जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, याद रखने के लिए। ठीक, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी। चलो भाई प्रैक्टिस कर लेते हैं मैंने इसकी थोड़ी सी। जस्ट आपको इतना बताना है कि जो यहां पर मैं त्रिकोणमिति अनुपात लिख रहा हूं वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहला अपन उदाहरण लेते हैं, साइन 240 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ मैम। हाँ यार, बिल्कुल सही, बहुत ही आसान सर। ये जो 240 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में है सर? थर्ड क्वाड्रेंट में है। 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, और थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो पक्का ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है। दूसरा देखो, tan 120 डिग्री, बताओ, लगाओ दिमाग। 120 डिग्री सर, इतना तो हमें पता पड़ गया कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा? 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, मतलब tan भाई साहब जी जो होंगे वो भी हमारे यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। थोड़ा सा और अपन ट्विस्ट लेके आते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तीसरा, मान लो आपसे कोई कहे कि बताओ cos -120 डिग्री कितना होगा। अब यहां पर है ना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि एंगल हमें क्या दे रखा है, नेगेटिव। मतलब अब की बार हमें जो संदर्भ रेखा थी, रेफरेंस लाइन, वहां से एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज चलना है। चल के बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, कि ये आपकी रेफरेंस लाइन थी, ठीक है। आपको 120 डिग्री का एंगल अब की बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं बनाना। आप पहले जाओगे कहां पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 पर, और 90 से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको यहां पर एंगल मिलेगा थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री। आप उल्टी दिशा में जा रहे हो। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में जाना। तो आप सोचो कि आप किस क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गए, सोच के देखो। अब तो डायग्राम सामने है, आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहुंच गए। आया समझ में? तो -120 डिग्री जो है ये तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल है, और तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan और cot तो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव हो जाते हैं। तो पक्का इसका आंसर कितना आएगा हमें नहीं पता, बट आएगा पक्का नेगेटिव। ठीक, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को करवाना चाहूंगा। मान लो आपको कह दिया जाए कि साइन 5 पाई डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? अब यहां पर बहुत सारे बच्चे धराशायी हो जाएंगे, खासकर आलसी बच्चे धराशायी हो जाएंगे। 5 पाई बाय 4, सर ये तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, 0 से 90, 90 से 180। लेकिन कल मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था। मैंने बताया था जब भी एंगल रेडियंस में दे रखा हो तो जो पाई है उसकी जगह हमें क्या रख देना है, 180। तो पाई की जगह मैंने 180 रख दिया, डिवाइडेड बाय 4। 4 से 180 हमेशा कट जाता है 45, और 5 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे 25, पावर चली जाएगी 2, अल्टीमेटली आ जाएगा 225 डिग्रीज। और 225 डिग्रीज अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि भैया ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, ठीक है। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो सर थर्ड में तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो डेफिनेटली सर इसका आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला। कितना आने वाला है वो भी सिखाऊंगा, बट अभी के लिए तुम्हें इतना पता पड़ गया कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। देखो फिजिक्स में ना कई बार क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आप बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़ा सा जिसमें फॉर्मूला लगेगा, ये वो होगा, आप करने की जरूरत ही नहीं है। 4 ऑप्शन देखो, सिंपल कॉमन सेंस यूज करो, और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ये वहां पर काम आती है इंफॉर्मेशन।
आप सिर्फ ये पता लगा लो कि भैया यहाँ पर जो ये साइन थीटा वीटा जो बन रहा है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फिर आप चेक कर लो कि यार आंसर तो नेगेटिव आने वाला है। तो हो सकता है 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन नेगेटिव और बाकी 3 पॉजिटिव हो, तो आपको सवाल ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हो। जैसे इस बार का मैं एक एग्जांपल बताऊंगा तुम्हें। इस बार ना एक भयानक सा सवाल आया था प्रिज्म का, कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। नीट 2024 के अंदर ऐसे एक प्रकाश की किरण जाती है, फिर यहां से जाके सीधी ऐसे निकल जाती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। और ये बहुत भयंकर टॉपिक है, मतलब वैसे देखा जाए तो प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है। करीबी है लोगों ने, है ना, एहतियात के तौर पर कोई भी नीट के अंदर गलत थोड़ी ना करना चाहेगा सवाल को। लेकिन इसके जो ऑप्शन थे, इसमें पूछा गया था कि बताओ प्रिज्म जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, और बाहर एयर है। तो ध्यान रखना बेटा, एयर के रिस्पेक्ट में जितने भी मटेरियल होते हैं ना वो डेंस होते हैं, और डेंसर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर पक्का एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, मतलब म्यू जो होगा ना वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो पता चमत्कार क्या था इस सवाल के अंदर, और नीट वाले मजे लेते हैं आप लोगों के, वो देखना चाहते हैं स्मार्ट कौन है तुम में से। उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे थे, ए, मुझे ऑप्शंस तो याद नहीं है, बी, सी और डी, और 4 में से पहला वाला ऑप्शन लेस देन 1 था, कैलकुलेट करोगे तो पता पड़ जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन भी लेस देन 1 था, तीसरा भी लेस देन 1 था, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जो ग्रेटर देन 1 था, रूट फाइव डिवाइडेड बाय 4 समथिंग, राइट, रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 समथिंग था वो ऑप्शन। तो किसी बच्चे ने अगर मान लो मेरे साथ में पढ़ाई करी होगी ना, तो उसको पाप लगेगा अगर वो इसको पूरा सॉल्व करेगा। सही बता रहा हूं मैं। तुम अगर मेरे साथ साल भर पढ़ोगे और फिर भी तुम जुगाड़ लगाना नहीं सीख रहे ना, इसका मतलब तुम पाप के भागीदार हो। हमेशा ऑप्शंस देखा करो भाई, खासकर डिफिकल्ट क्वेश्चन का हमेशा ऑप्शन देखा करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट किया करो। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ही जरूरत नहीं थी, कंसेप्ट कि सर एयर के रेस्पेक्ट में सारे के सारे मटेरियल डेंसर होते हैं, डेंसर मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता कितनी आएगी, बट आएगी सर ग्रेटर देन 1। चेक कर लो ना, क्या बुराई है। अगर आप चेक कर लेते एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट निकलता, आपको सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं थी। तो ये जितनी भी चीजें मैं बताता हूं ना कि कम से कम इतना जान लो पॉजिटिव होगा, कम से कम इतना जान लो नेगेटिव होगा, ये बहुत काम आता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के अंदर। और ऐसे ढेरों जो देखो होता ये है कि जो इंसान आपको पढ़ा रहा है ना वो मेहनती नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। खासकर फिजिक्स का टीचर मेहनती अगर होगा ना तो वो आपसे भी मेहनत करवाएगा, घिसवाएगा पेन। मैं क्या थोड़ा सा आलसी किस्म का आदमी हूं, ठीक है, तो मुझे खुद को पसंद नहीं है यार पेन चलाना, तो फिर मैं ऐसे जुगाड़ बच्चों को भी बताता हूँ। तो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आप अलोंग द जर्नी सीखते जाओगे, सीखना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे भी बहुत काम आती है चीज़ें, मतलब ये साइन थीटा कॉस थीटा नहीं, जुगाड़ लगाना, ठीक है ना। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।